हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एमपी सेट का हिंदी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। 45 क्वेश्चन मैंने आज इसमें ऐड किए हैं और जो 1 मार्च को अभी 2026 में ही ये एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि जो भी एमपी सेट है या कोई भी सेट है किसी भी स्टेट का, तो उसका सिलेबस और यूजीसी नेट का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। तो इसलिए हमें कुछ हेल्प मिल जाती है कि कुछ हमें और नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप इनकी भी रिवीजन कर सकते हैं। जो भी हमारे लिए यूज़फुल होगा या बेनिफिशियल होगा, उन्हीं एग्ज़ाम को मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। तो आज के जो क्वेश्चन आंसर हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जो ऑप्शन थे वो मैंने कट कर दिए हैं, लेकिन जो सही आंसर था वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आज हम 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो एमपी सेट था, यानी कि मध्य प्रदेश सेट एग्ज़ाम हुआ है। तो जो सेट एग्ज़ाम होता है उसमें लेवल थोड़ा सा इजी होता है, और जो यूजीसी नेट का लेवल होता है एग्ज़ाम का वो थोड़ा हाई होता है। तो लेकिन क्वेश्चन और सिलेबस जो है सेम है, तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो ताकि आपको हेल्प मिले, जो आप पहली बार अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एमपी सेट का एग्ज़ाम के जो सोल्ड पेपर है ये मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है जिसमें कि हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है, तो ये अनुच्छेद 346 में बताया गया है कि संचार के लिए राज्य भाषा का प्रावधान संविधान के 346 अनुच्छेद में संकलित है। तो नेक्स्ट है हमारा, भवसागर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो व्याकरण का पोर्शन भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो भवसागर में निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको क्या कहते हैं। तो जो पहले जुड़कर अर्थ को प्रकट करता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रकट करता है तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी में आपने ये रिवीजन करे होंगे, तो ये छोटी छोटी बातें व्याकरण के क्वेश्चन हैं जो हमें सब कुछ कवर करना होगा यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ध्वनि का पक्ष नहीं है। तो ध्वनि का पक्ष नहीं, इसमें 4 ऑप्शन थे, तो जो इसका राइट आंसर था वो है क्षमता। इसमें ध्वनि का पक्ष नहीं है, नहीं पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। प्रबल यानी कि नाम से ही पता चलता है, इसमें किसी की गुण को दर्शाया गया है, यानी कि वो हर एक काम करने में बिल्कुल प्रबल है, वो उस पर प्रबल हो चुका है। यानी कि जो पाकिस्तान की सेना थी और जो भारतीयों की सेना थी वो उनके ऊपर बिल्कुल प्रबल हो चुकी है, यानी उनके ऊपर हावी हो चुकी है। तो ये इसका जो है गुण बताया गया है, तो ये गुणवाचक जो विशेषण है हमारा वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आने वाली लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या मानी गई है। तो ये भी हमें याद करना होगा, जो समय सीमा है जो भी हमारे साहित्य के इतिहास की प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में डिटेल में हम करेंगे। तो ये देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के समय में लौकिक संस्कृत की समय सीमा मानी जाती है। तो इसमें ओकार बहुला बोली नहीं है, तो जो हरियाणवी है वो ओकार बहुला की बोली नहीं है। तो नेक्स्ट है, इसको भी हम बिल्कुल उसमें करेंगे, डिटेल में करेंगे, जो भी बोलियां हैं हमारी और जो भी भाषाएं हैं। तो वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी विक्रमादित्य का नाम न सुना हो। तो रचना किस दृष्टि से इसमें किस प्रकार का वाक्य है। तो जिसमें यहाँ पे कोमा आ चुका है, तो इसमें हमें देख सकते हैं कि 2 बातें कही गई हैं, और जब 2 वाक्य रचना एक साथ आ जाती हैं तो उसको क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। यानी मिश्र वाक्य, 2 वाक्यों का मिश्रण किया गया है। तो नेक्स्ट है, रेगिस्तान इसमें से किस प्रकार की संज्ञा है। तो रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब कि कोई अगर एक ही चीज़ की बात होगी तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन रेगिस्तान बहुत सारे हैं, जैसे कि थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान है, सारा रेगिस्तान है, तो ये एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषा बंगाली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है। तो ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम बहुत समझ बूझ कर दिया है। तो यह कथन किस आलोचक का
है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। जो कथन आएंगे वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही यूजीसी नेट के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था, यानी कि वो वीरों का समय था, राजाओं की वीरता का प्रचुर मात्रा में वहाँ पे वो जो भी उनके बारे में बताया जाता था या बखान किया जाता था, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था। तो यह कथन किस आलोचक का है? तो यह राम स्वरूप चतुर्वेदी का आलोचनात्मक कथन है। तो ये रामचंद्र शुक्ल से आप याद कर सकते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये चीज़ कही थी कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये नाम दिया था। तो आप राम नाम से ही ये नाम है, राम स्वरूप और रामचंद्र जैसे कि सेम सेम है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के बारे में कौन आदमी बात कहेगा? तो चतुर, कोई चतुर आदमी ही ऐसी बातें रामचंद्र शुक्ल के बारे में कह सकता है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव द्वारा प्रस्तावित छल संचारी भाव का अंतर्भाव आचार्य शुक्ल ने किसमें माना है? तो ये भी हम जो संचारी भाव हैं ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जो भी क्लासेस होंगी। तो अवहिता को इन्होंने संचारी भाव का अंतर्भाव माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन या नामकरण नहीं है? तो ये भी हम डिटेल में करेंगे आगे। तो उनमें इस काल को उनका विभाजन का नामकरण नहीं माना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन था हमारे जो सबसे प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस जो राइटर हैं प्रेमचंद जी का ये कथन है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित करने का एक क्वेश्चन था, तो मैंने इसको जो राइट आंसर थे वही आमने सामने लिख दिए हैं। तो ये हमारी जो इस साइड रचनाएं हैं और उस साइड हमारे जो हैं रचनाकार हैं। तो जो रसभूषण है वो लिखी गई है याकूब खां के द्वारा, जो छंद प्रकाश है वो लिखी गई है भिखारी दास के द्वारा, तो नीति शतक है जो वो देव के द्वारा लिखी गई है, और कवि कल्पद्रुम श्रीपति के द्वारा लिखी गई है। तो ये आप बिल्कुल राइट आंसर है, आमने सामने ही मैंने जो सही आंसर उन्हीं को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ के शब्द यदि कुसुम कुसुम है तो महादेवी वर्मा के पद माणिक्य है, यह कथन किसका है? तो ये बात हमको याद रखनी है, जो इनके महत्वपूर्ण नाम दिए गए थे, जो इनको उपाधियां दी गई थी। तो पंथ के शब्द यदि कुसुम है तो महादेवी वर्मा के पद माणिक्य हैं, तो यह कथन किसका है? तो नामवर सिंह का, प्रमुख सबसे फेमस जो आलोचनात्मक है नामवर सिंह का नाम आता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है कि हाल ही की सत्सई प्राकृतिक कविताओं का अपूर्व संग्रह है, यह किसका साहित्यकार का कथन है? तो यह सत्सई के बारे में जो प्राकृतिक कविताओं की बात कही गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। तो नेक्स्ट हमारा फिर से रचना सुमेलित करने के लिए आया था, जो सही सुमेलित थी उनको मेंशन करना था। तो ये 3 ही रचना थी। सबसे पहली है परिमल जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, और शुद्ध कविता की खोज 1966 में हुई थी, और पल्लव जो कि इसमें गलत लिखा हुआ था लेकिन इसमें मैंने इसको सही कर दिया है 1927 या 28, दोनों ही इसमें ईयर आते हैं। तो ये 3 जो रचनाएं इनको जरूर मार्क कर ले और याद कर ले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी रचनाकार हमारे सिलेबस में है उनकी और भी जो कहानियाँ हैं, निबंध हैं, उपन्यास हैं, वो भी मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे हुए हमारे 19 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कुंत, किस आदिकाल कवि की ये पंक्ति है? भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु। तो ये है हेमचंद्र की आदिकाल कवि की ये प्रस्तुत जो पंक्ति है। तो ये ऐसी तरह की पंक्तियाँ जरूर मार्क कर ले, क्योंकि इस तरह के यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक यात्रा वृत्त किसके द्वारा रचित है? यात्रा वृत्त भी आ जाएंगे, रेखा चित्र भी आ जाएंगे, उपन्यास भी आएंगी, कहानियां भी आएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें जरूर याद रखने हैं। तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया है यात्रा वृत्त पृथ्वी प्रदक्षिणा। तो नेक्स्ट है हमारा, रहत घन वर्धाम धन तरुवर सर
सरवर कूप और जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रसरूप। तो काव्य प्रयोजन के संबंध में उक्त पंक्ति किसकी है? तो ये देव की पंक्ति है। तो ये पंक्तियां जरूर आप मार्क कर सकते हैं। तो आपको 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाता है कि जैसे सरवर कूप है, जैसे रस रूप है, या तो लास्ट की पंक्तियों के हिसाब से कर सकते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, या स्टार्टिंग से आप इसको पहचान करके आप इसका पता कर सकते हैं कि ये देव की पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? तो ये जो भी पाश्चात्य कवि हैं, जो फॉरेन के जो भी राइटर्स थे, इनके बारे में भी हमारे हिंदी साहित्य में इनको जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका और पूछा जाता रहेगा, यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये सारी पुस्तकें हम आगे डिटेल में याद करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक हैं I.A. रिचर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्वय व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वय व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वो है T.S. इलियट का। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये जो पुस्तकों के नाम है ये पक्का आते ही हैं और हमें करने ही हैं याद। तो निर्व्यक्तिकता यानी कि T.S. इलियट की कहानी ये थी, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड की है। रीतिकाल की व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाले आचार्य कौन है? रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में बताना। तो कुंतक ने बताया था मार्ग के रूप में रीतिकाल को। तो निम्नलिखित में से किसने संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक माना है? तो अभिनव गुप्त ने माना है। संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक माना है, तो अभिनव गुप्त ने माना है। तो नेक्स्ट है, राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही। तो राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो हमने हमारी जो पिछली क्लासेस होती हैं यानी +2 तक जो भी अलंकार किए, या आगे जो हायर स्टडी में जो अलंकार हैं, तो काफ़ी सारे अलंकार हैं। तो जो कुछ अलंकार होते हैं जो कि हमें आ जाते हैं, लेकिन जो और अलंकार हैं उनको भी हम डिटेल में करेंगे। तो ये इसमें लाटानुप्रास अलंकार है इन पंक्तियों में, क्योंकि दोनों ही पंक्तियां सेम हैं। तो एक तरह से इनकी पंक्तियों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों ही सेम पंक्तियां हैं। तो लाटा अनुप्रास अलंकार और जो भी जितने भी छेका अनुप्रास अलंकार है, जितने भी हम डिटेल में करेंगे इनकी व्याख्या के साथ। तो निम्नलिखित में से किस समीक्षा का ध्यान कृति की भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा था? तो नई आलोचना का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला को साधारण मूल्यों पर सिद्धांत किसने कहा है? तो रिचर्ड ने कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिथक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो तार्किक संवाद नहीं किया जाएगा। मिथक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द तार्किक संवाद नहीं किया जाएगा, लेकिन दंत कथा कहेंगे, धर्म कथा कहेंगे, या पूरा कथा कहा जाएगा। तार्किक संवाद नहीं किया जाएगा, लेकिन दंत कथा, धर्म कथा, पूरा कथा कहा जाएगा मिथक शब्द को। तो काव्यग्राह्यम लंक्रात उक्ति किसकी है? तो ये इस तरह की पंक्तियां तो पूछी जाती हैं यूजीसी नेट के अंदर भी। तो काव्यग्राह्यम लंक्रात उक्ति किसकी है? तो आपको इनकी पहचान बनानी पड़ेगी और इनके अनुसार ही इनके जो भी लिखने वाले हैं, रचनाकार हैं, उनको हम याद करना। तो ये वामन की पंक्तियां हैं। नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नचिकेतोपाख्यान, नचिकेतोपाख्यान। तो कुछ रचनाओं के नाम भी बहुत अजीब हैं, तो आपको इनको प्रोनाउंस करके देखना है, आपको इनको पढ़ना भी है ताकि अच्छे से आपको याद हो सके। तो नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। बहुत बार पूछी जाती है ये रचना। तो सन 1834 में कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का अध्यक्ष कौन बना था? तो थॉमस बेबीगटन मैकाले को कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैकाले के नाम से आप देख सकते हैं कि जिसने अंग्रेजी शिक्षा भी चालू की थी, मैकाले ने। तो आप इस तरह से जोड़ के याद कर सकते हैं 1834 की जो कमेटी थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष पद किसको मिला था? तो ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है, जब अंग्रेज यहाँ पे हमारे भारत देश में रहते थे। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, जो कि 1800 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया था, तो वो जेम्स मोअट अध्यक्ष बने थे गिलक्राइस्ट के बाद। तो ये बने थे जेम्स मोअट। तो नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हमारी भारतीयों की जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, प्रकाशन इनके वर्ष हमें नाम याद ही होने चाहिए। तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने इसको प्रकाशित किया था।
तो सत्यार्थ प्रकाश 1875। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इनको एज इट इज हमें करना है सन को याद। तो वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त था। तो यह कथन किसका है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह कथन है कि वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, यानी सभी धर्मों को और सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता था, इज्जत की जाती थी। तो डॉक्टर गणपति चंद्र का गुप्त का ये कथन है। भारतेंदु युग की बात चल रही है। जो ये जितने भी युग हैं उनको भी हम लाइन टू लाइन याद करेंगे। गांधीवाद को किशोरलाल मसरूरवाला ने कितने भागों में विभक्त किया है? गांधीवाद को किशोरलाल मसरूरवाला ने कितने भागों में किया है? 3 भागों में। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। तो ये आपको याद रखनी है जो भी रचनाएं हैं। उत्तर आधुनिकता का विस्तार किसने माना है? उत्तर आधुनिकता को लियोतार ने माना है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला परिषद कब अस्तित्व में आई थी? 1927 में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 40 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा अगर आपने कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, पहली बार देने वाले हैं और जो दूसरी या तीसरी बार देने जा रहे हैं तो उनकी रिवीजन हो जाएगी एक तरह से। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर आप अपने दिमाग में रखें, इनको रिवाइज करके रखें। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स।